नमस्कार जी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। तो 6 स्थितियां हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने की। पहली स्थिति को हम समझते हैं, बहुत आसान है। पहली स्थिति क्या है कि अगर ये अवतल दर्पण है, ये इसका फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और अनंत पर कोई वस्तु रखी है। ये अनंत का मतलब बहुत दूर से वस्तु रखी है, वहां से आने वाली प्रकाश किरणें एक फोकस से होकर गुजरेगी और दूसरी वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। ठीक है। अब जब ये दोनों गुजरेंगी तो आपको पता है, जो आपने दर्पण से प्रतिबिंब बनने के 3 नियम पढ़े हैं, उनमें से एक नियम यह है कि फोकस से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा एक और नियम पढ़ा है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट आती है। ठीक है। तो अब परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को मिला दो, तो ये कटान बिंदु मिला, A डैश B डैश, ये प्रतिबिंब बन गया। काहे का? वस्तु AB का। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। फोकस पर बनेगा और कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत छोटा। वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा। और अगर उल्टा है तो वास्तविक होगा। ठीक, एक चीज क्लियर हो गई। दूसरे नंबर पे आते हैं। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है, इन दोनों के बीच रखी है, तो इन दोनों से यहां से एक प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है और दूसरी फोकस से सीधी गुजरती है। तो जो अब इसमें भी देखिए, जो आपने दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े हैं, उनमें से एक नियम यह है कि कोई प्रकाश की किरण दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर वाली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है, तो फोकस से होकर गुजर गई। और फोकस से होकर गुजरने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। एक दूसरे के व्युत्क्रम है ये। तो अब इन दोनों के कटान बिंदु पर देखो एक प्रतिबिंब बन गया A डैश B डैश, जो कहां बना है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो एक चीज हम समझ गए कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। इसमें बहुत छोटा, इसमें छोटा बनता है, और उल्टा बनता है। उल्टा बनता है तो वास्तविक है। 2 स्थिति हो गई। तीसरा, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो यहां से प्रकाश की किरण जाएगी और दर्पण से टकराने के पश्चात ये फोकस से होकर गुजरेगी। फोकस से होकर गुजरेगी और एक फोकस से होकर सीधी जा रही है, जो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बिल्कुल जो नियम इसमें है वही इसमें लग गया। अब इन दोनों के एक किरण ये देखो आ रही है और एक ये किरण आ रही, दोनों के कटान बिंदु पर यहां पे हमने ये एक प्रतिबिंब बना दिया A डैश B डैश, जो कहां पे बना है? वक्रता केंद्र पर। तो हम समझ गए कि अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, बराबर आकार का, लेकिन उल्टा बनता है। और उल्टा है तो कैसा होगा? वास्तविक। ठीक। अगला नंबर है आसान और मजेदार कि अगर वस्तु अब कहां रखी है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अब देखिए उल्टा होगा। कैसा? यहां पर वक्रता और फोकस के बीच प्रतिबिंब बना था, तो वस्तु कहां रखी थी? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अब यहां पर वस्तु रखती है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच,
तो इस वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरण एक तो सीधी दर्पण से गई और टकरा के वापस लौट आई, और एक फोकस से होकर दर्पण से टकराई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक, देखिए यही जो इसमें है वही इसमें, और वही इसमें नियम लग रहे हैं प्रतिबिंब बनने के। तो ये दोनों के कटान बिंदु पर ये प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। कहां पे बना? सी से दूर बना है। इसका मतलब है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये भी स्थिति क्लियर हो गई। अगला नंबर कि अगर वस्तु कहां रखी है? फोकस पर। तो आपको पता है कि जब प्रतिबिंब कहां पे बना था? फोकस पे, यहां पे पहली स्थिति में देखो कि प्रतिबिंब वस्तु रखी अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पे। अब वस्तु रख दी फोकस पे। जब फोकस पर रख दी तो यहां से दो किरण, एक किरण गई जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर गई, और दूसरी किरण दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से होकर गुजर गई। दोनों को आप देखो कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। इसका मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा? जाके अनंत पर। तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर ये स्थिति अलग है। इसमें क्या कहा गया कि जब वस्तु कहां रखी है? फोकस और ध्रुव के बीच रखी है, फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक, या फोकस और दर्पण के बीच में वस्तु रख दी गई। ठीक, इस स्थिति में यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण एक तो दर्पण से टकरा के फोकस से होकर गुजरेगी, और दूसरी दर्पण से टकरा के वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। अब इन दोनों किरणों को आगे की ओर बढ़ा दें तो एक बिंदु पर मिल जाएंगी, जहां पे ये क्या बन गया? प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। तो ये प्रतिबिंब कहां बना है? दर्पण के पीछे। और जब भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो वो बस प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु से बड़ा होता है, और ये जरूरी नहीं है कि वस्तु से बड़ा होता है, बड़ा भी हो सकता है और वस्तु से छोटा भी हो सकता है अवतल दर्पण की स्थिति। तो यहां पर क्या हुआ कि प्रतिबिंब कहां बना? जाके पीछे। तो और कैसा बना? सीधा। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन गया? आभासी। तो इसका मतलब कि अगर कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे, सीधा और आभासी। तो ये 6 स्थितियां हैं। अब हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने की स्थितियां। तो देखो, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की मात्र 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर रखी है, तो अनंत से जब प्रकाश किरण आएगी तो एक किरण आई और इस दर्पण से टकरा के वापस लौट गई। तो आप देख रहे हैं कि इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस फोकस से होकर प्रकाश की किरण फोकस पर आपतित हो रही है। ठीक, तो और आपको पता है जब कोई किरण फोकस पर गिरती है या फोकस पर आपतित प्रतीत होती है तो वो दर्पण से टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और दूसरी इस दर्पण से टकरा के और ये वक्रता केंद्र सी पर गिरती हुई प्रतीत हो रही है। तो ऐसी स्थिति में वो प्रकाश की किरण क्या होगी? उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। अब हम इसको पीछे की ओर बढ़ा दें तो इसका प्रतिबिंब बनता है कहां पे? फोकस पर। इसका प्रतिबिंब फोकस पर बन गया। तो अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और सीधा बनता है। सीधा का मतलब कैसा हो गया? आभासी। ठीक है। दूसरा नंबर, अगर वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखी है तो यहां से एक प्रकाश की किरण गई, दर्पण से टकरा के और वापस हो गई। तो वापस होने पे क्या हुआ? इसको पीछे की ओर बढ़ा दिया तो ऐसा लग रहा है कि जो फोकस से होकर गुजर रही है, फोकस से होकर के। और दूसरी प्रकाश की किरण टकरा के वापस लौट गई, इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये वक्रता केंद्र सी से वापस हो रही है। अब इन दोनों के कटान बिंदु पर ये प्रतिबिंब बन गया आई, जो कि कहां पे है? ध्रुव पी और फोकस के बीच बनता है। तो ये उत्तल दर्पण की 2 स्थितियां हैं।
अब हम अगला निगमन करते हैं। दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या कैपिटल R में संबंध। ठीक है, तो हम संबंध चाहे अवतल दर्पण के चित्र से निकालें या उत्तल दर्पण से निकालें, सेम प्रोसेस है। तो हमने अवतल दर्पण का चित्र बना लिया। ठीक, ये इसका ध्रुव P है, ये फोकस F है और ये वक्रता केंद्र C है। अब अगर कोई प्रकाश की किरण, अब ये वक्रता केंद्र जो होता है ये इस वक्र पर अभिलंब होता है, क्योंकि ये तो इस वक्र की ये वक्रता केंद्र है, तो त्रिज्या है, त्रिज्या को प्रदर्शित करता है, तो ये इस पर अभिलंब हो गया। हमने ये अभिलंब खींच दिया। ठीक, अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर गुजरती है? फोकस से होकर। तो हमने यहां पे फोकस से होकर के इसको गुजार दिया। ठीक, ये फोकस से होकर गुजर गई। अब परावर्तन के नियम से देखिए, परावर्तित किरण सदैव परावर्तन के नियम का पालन करती है। तो इस आधार पे ये तो हो गया अभिलंब, ये M बिंदु मान लें, तो C और M क्या हो गया? अभिलंब। ये आपतन कोण हो गया और ये आपतित किरण हो गई। तो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। ये कोण मान लिया हमने थीटा। तो अगर आपतन कोण थीटा है तो परावर्तन कोण भी थीटा होगा। ठीक है, अब ये दोनों कोण मिलाकर के कितना हो गया? 2 थीटा। ठीक है, अब अगर ये 2 थीटा है तो ये भी कितना होगा? 2 थीटा। क्यों होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण है। इसके साथ अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसका अब हम निगमन करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लगाते हैं परावर्तन के नियम से। हाँ, यहां पे हमने क्या किया? ये एक अभिलंब खींच दिया D बिंदु पर। तो परावर्तन के नियम से इसमें अगर देखें तो ये A मान लो, A। तो परावर्तन के नियम से कोण AM और C, AMC बराबर कोण क्या होगा? CMF। और ये बराबर काहे के होगा? थीटा के। ये कोण और ये कोण बराबर होंगे थीटा के। समीकरण नंबर 1 हो गया, पहली बात। दूसरी बात, AMF कोण AMF बराबर कोण MFD। कोण MFD बराबर कितना है? 2 थीटा। क्यों है? क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। तो इसे हमने डाल दिया समीकरण नंबर 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। और ये क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि ये एकांतर कोण है। इसके बाद में कोण AMC बराबर कोण MCF बराबर कितना है? थीटा। क्यों थीटा है? क्योंकि ये दोनों आपस में एकांतर कोण है। समीकरण नंबर 3, ये कैसे हैं? एकांतर कोण। ठीक है, और ये किस नियम से है? परावर्तन के नियम से। परावर्तन नियम समझ में आ गया? अच्छा, अब हम देखते हैं कि ठीक है, अब हम चित्र से कोण MCD में अगर हम tan थीटा बराबर निकालें तो tan थीटा बराबर क्या होगा? कोण के सामने की भुजा लंब, मतलब MD, और बटे
लंब बटे आधार होता है। आधार कितना हो गया? सी डी। आधार tan थीटा बराबर एम डी बटे सी डी। यदि थीटा टेंस टू 0 तब tan थीटा बराबर थीटा, तो इसलिए थीटा बराबर हो गया एम डी बटे सी डी, समीकरण नंबर 4। अब कोण एम एफ डी में, अब यहां पे हम tan टू थीटा बराबर निकालें तो क्या होगा? एम डी बटे एफ डी। अब इसी प्रकार से यहां पे भी कर लें कि यदि थीटा टेंस टू 0 तो tan टू थीटा, तब tan टू थीटा बराबर 2 थीटा। ठीक है, तो यहां पे इसलिए 2 थीटा बराबर हो गया एम डी बटे एफ डी, समीकरण नंबर 5। अब ये थीटा का मान यहां पर रख दो। ठीक है, समीकरण 4 व 5 से तो 2 और थीटा की वैल्यू यहां पर रख दो, एम डी बटे सी डी बराबर एम डी बटे एफ डी। अब एम डी से एम डी काट दो। ठीक है, यहां पे अगर हम एफ डी बराबर निकालें तो एफ डी बराबर सी डी बटे 2। ठीक है, अब उपाक्षीय किरणों के लिए, उपाक्षीय को मतलब वो जो मुख्य अक्ष के समीप वाली समांतर किरणें हैं, तो उन किरणों के लिए, उपाक्षीय किरणों के लिए हम इसको यहां पे लिख दें, उपाक्षीय किरणों के लिए डी पी के समीप होगा, तब आप जानते हैं कि एफ डी की जगह पे हम क्या लिख देंगे? एफ पी। तब एफ डी बराबर एफ पी तथा सी डी बराबर सी पी। तो इसलिए इसे डाल दो समीकरण 6। तो समीकरण 6 से अब एफ डी की जगह पे क्या रख दिया हमने? एफ पी बराबर सी डी की जगह पे क्या रख दिया? सी पी और बटे 2। और एफ पी का मतलब है फोकस दूरी, तो ये फोकस दूरी हो गई। सी डी का मतलब हो गया, सी पी का मतलब हो गया, सी पी है, सी पी, और सी पी का मतलब हो गया वक्रता त्रिज्या, तो ये वक्रता त्रिज्या बटे 2। ये सूत्र का निगमन होगा। अब हम निगमन करने वाले हैं दर्पण समीकरण या दर्पण के सूत्र का। तो देखो, हमने यहां पर एक अवतल दर्पण मान लिया। हम निगमन चाहे अवतल दर्पण के चित्र बनाकर करें या उत्तल दर्पण के लिए करें, प्रतिबिंब बनने के जो नियम हैं वही लागू दोनों में समान रूप से हैं। तो यहां पर हम अवतल दर्पण के लिए हमने मान लिया कि ये फोकस है और यहाँ पे वक्रता केंद्र है, और वस्तु जो है रखी है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो आपको पता है जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। तो हमने यहाँ पे बना दिया वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। तो हमने लिख दिया कि वस्तु ए बी का प्रतिबिंब यहां पर अवतल दर्पण में वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ठीक, बनता है, ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसको बिंदु को लिख देते हैं एम, और यहां से एक लंब डाल देते हैं। ये हमने मान लिया कि डी लिख दिया। अब आप किन त्रिभुजों पर बात करें, ध्यान दें। एक तो देखो ये त्रिभुज है, ये, और एक ये त्रिभुज है। ठीक, इसके बाद इधर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि त्रिभुज
ए सी बी, ए सी बी व ए सी बी व त्रिभुज ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश कैसे हैं? समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज है। जब समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज की कंडीशन लगा दें। तो हमने यहां पर कंडीशन लगा दी कि ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ये बटे ये बराबर ए डैश ए सी बटे ए डैश सी, ए सी बटे ए डैश सी, समीकरण नंबर 1। अब इस त्रिभुज में आ जाओ यहां पे, इस वाले में और इस वाले में। तो हम सबसे पहले त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश व एम एफ डी व त्रिभुज एम एफ डी समरूप त्रिभुज है। तो ये भी समरूप त्रिभुज हो गए। अब हमने क्या किया? समरूप त्रिभुज की कंडीशन लगा दी। तो यहां पे देखो, यहां पे ए डैश एम डी बटे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर एफ डी बटे एफ ए डैश, एफ ए डैश। ठीक है, ये हो गई। अब हमने समरूप त्रिभुज की कंडीशन लगाने के बाद आप चित्र में देखो कि परंतु एम डी बराबर क्या है? ए और बी के बराबर, ए बी के बराबर है। तो ये मान यहां पर रख दो। तो इसलिए ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एफ डी बटे एफ ए डैश, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखें तो ये मान और ये मान आप देखें कि लेफ्ट साइड दोनों की बराबर है। तो ये राइट साइड भी दोनों बराबर होंगी आपस में। तो हमने लिख दिया ए सी बटे ए डैश सी बराबर एफ डी बटे एफ ए डैश। उपाक्षीय, उपाक्षीय को मतलब है मुख्य अक्ष के समांतर व उसके समीप वाली किरणें। मुख्य अक्ष के समीप वाली समांतर किरणों के लिए, उपाक्षीय किरणों के लिए डी पी के समीप होगा, पी के समीप होगा। जब डी पी के समीप होगा तो ए सी बटे ए डैश सी बराबर एफ डी की जगह पे हम लिख सकते हैं एफ पी और बटे एफ ए डैश। ये हमने लिख दिया समीकरण नंबर 3। ठीक, अब समीकरण 3 से देखो। अब क्या करते हैं हम कि ए सी का मतलब, हमें ये दूरी का मान नहीं पता है, पहले हम दूरी लिख लेते हैं। आप जानते हैं कि ध्रुव से लेकर के और फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो यहां तक की दूरी क्या हो गई? फोकस दूरी एफ हो गई। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी आर होती है, तो हमने आर लिख दी। वस्तु से, यहां पे एक और है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी को हम बी कहते हैं और वस्तु से और ध्रुव तक की दूरी को हम यू कहते हैं। ठीक है, अब क्लियर है आपको? अब ए सी बराबर देखिए हम क्या करते हैं कि ए सी बराबर हम क्या लिख लेते हैं? ए पी माइनस सी पी, ये हमने लिख दिया ए सी माइनस सी पी बटे ए डैश सी की जगह पे हमने लिख दिया सी पी माइनस ए डैश पी। तो कितना पता हो गया हमें? ए डैश सी बराबर। अब एफ पी को एफ पी लिखा रहने दो, एफ पी बटे एफ ए डैश की जगह पे हम लिख रहे हैं ए डैश पी माइनस एफ पी
ये हो गया। अब हम चिन्ह सहित मान रख दें, चिन्ह सहित मान रखने पर, तो हम जब मान रख देते हैं तो अब आप देखो, तो AP बराबर क्या है, AP बराबर U, तो चिन्ह क्या है -U, क्योंकि दर्पण के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, तो इस हिसाब से क्या हो गया -U। CP का मतलब है R, माइनस और माइनस, ये हमने रख दिया -R CP की जगह, बटे CP की जगह -R माइनस A' का मतलब प्रतिबिंब तक की दूरी -B बराबर FP मतलब फोकस दूरी, FP मतलब फोकस दूरी और वो भी ऋणात्मक, बटे A' का मतलब प्रतिबिंब तक की दूरी -B, फिर इसके बाद माइनस FP का मतलब है फोकस दूरी और ये हो गई -F। अब हम क्या करते हैं कि इनको हम लिख देते हैं -U और माइनस प्लस R बटे -R प्लस B बराबर -F बटे -B प्लस F। अब हम करते हैं क्रॉस गुणा, तो -U का -B में करो तो UB, -U का F में करो तो -UF, फिर R का V में करो तो -VR, फिर R का F में करो +FR बराबर -F का -R में करो तो +FR और -F का V में करो तो -FV। ये हो गया। अब ये FR धनात्मक, ये FR धनात्मक, तो इसको हमने खत्म कर दिया। साथ में हम क्या कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि F बराबर R/2 से R बराबर होता है 2F, तो ये मान भी रख दें यहां पे, तो UB -UF माइनस VR है तो -V, R की जगह पे क्या रख दिया 2F, तो हमने 2F रख दिया और ये -FV इस तरफ ले आए तो +FV बराबर कितना हो गया 0। अब यहां पे देखो, ये एक FV है और ये एक FV है। अब यहां पे क्या लिख दिया हमने UV -UF, अब -2VF और +1 तो -VF बराबर 0। तो यहां से अगर हम UV बराबर निकालें तो UF प्लस VF, ये अब हम इसमें UVF का भाग देने पर, अब हम भाग दे रहे हैं इसमें, तो UV में UVF का भाग दे दो, UF में UVF का भाग दे दो, प्लस VF में UVF का भाग दे दो। अब U से U काट दो, V से V काट दो, U से U काट दो, F से F काट दो, V से V काट दो, F से F काट दो, क्या बचा 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, और यही आपका सूत्र है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।